गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैक्सिमम पोर्शन आप इसका पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आपने इनहेरिटेंस समझा अभी लास्ट वाले चैप्टर पर, इनहेरिटेंस बताइए क्या था। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। इनहेरिटेंस इज व्हाट? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। तो अभी हम लोग डिटेल में प्रोसेस समझेंगे। अच्छा ठीक है। इनहेरिटेंस हो किसकी वजह से रहा था? जितना मेंडल्स आपको पता था, तो बेटा दिख रहा है कि नहीं? मैं कलर चेंज करती हूँ। जितना मेंडल्स आपको पता था उन्होंने बताया कि रीजंस क्या थे? फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स के बाद पता चला कि नहीं, उसको तो जीन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक सब आपको क्लियर है। फैक्टर्स पता है, जीन पता है ना। डीएनए पता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए पे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमैटिन क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको भी देखनी है। और कुछ चीज़ें आप पहले से जानते हो, जैसे सेंट्रोमेयर वगैरह पहले से जानते हो। सेंट्रोमेयर। अच्छा, और देखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड भी देखेंगे हम लोग, क्रोमैटिड। और आज फिर से रिकैप करेंगे किस चीज़ का? होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। हेट्रो भी ले लो, हेट्रो। इतना बेसिक है, इतना समझना जरूरी है। ध्यान से देखो, ये है आपका सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका क्रोमोसोम। ऐसे बोलते हो, ठीक है। ये है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, फिर ये क्या है? इन्हें कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। यानी एक, और ये पूरा क्या है? ये है आपका क्रोमोसोम। क्लियर होगी बात? ये आपका वन क्रोमोसोम है, जिसमें आपके दो पेयर, सॉरी, दो रहते हैं, दो विंग्स हैं आपके क्रोमैटिड के, और एक बीच में सेंट्रोमेयर। क्लियर होगी बात? हमने क्या कर लिया? हमने क्रोमोसोम कर लिया, क्रोमैटिड कर लिया, और सेंट्रोमेयर कर लिया, ठीक है। डीएनए देखते हैं। डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, कोई चीज़ कैसे है, क्या है, ये तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ आपको पहले से पता है, हमसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, यानी मॉलिक्यूल्स लेवल पे आपको इनहेरिटेंस देखनी है, यानी ये कैसा प्रोसेस चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है। आपको पता है पूरी जो सिस्टम चल रही थी वो जीन की वजह से हो रहा था। जितना भी ट्रांसमिशन हुआ है वो सब जीन की वजह से हुआ है। पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स जीन्स की वजह से हुआ है। तो जीन है क्या? जीन तो सेगमेंट था ना आपका डीएनए का। तब फिर तो इसका मतलब आपको डीएनए पढ़ने की जरूरत है। तो डीएनए का आपको मॉलिक्यूलर बेसिस समझना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर लेवल समझना पड़ेगा। तो ये आपका डीएनए। अब डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो देखो, डीएनए को क्या करते हैं, इस डीएनए को, इसको अब डीएनए को अभी ऐसे समझ लो। अब सपोज मैं इसको आके एक साथ कर लेती हूँ, ये ऐसे पास कर लिया, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग है, तो क्या करना पड़ता है कि इसको हमें इस न्यूक्लियस के अंदर अगर सेट करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा। अच्छा देखो, दो तरीके हो सकते हैं। इसको या तो लेजी इंसान की तरह इसको ऐसे ऐसे गोल गोल करो और ऐसे फेंक दो, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर फेंक दो। यह एक सलीका हो सकता है कि इसको आराम से हम लोग एक स्ट्रैटेजिक वे में इसको लपेटें और उसके बाद इसको न्यूक्लियस के अंदर सेट किया जाए, ठीक है। तो वो आलसी वाला फिनोमिना नहीं यूज़ करते, इसको हम कायदे से देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो लॉन्ग चेन हो जाती है, ये जो डीएनए इतना लॉन्ग है, इसको क्या करते हैं बेटा? इसको बीच में प्रोटीन लगा के, ये रेड वन प्रोटीन है, बीच में प्रोटीन लगा के इस डीएनए को लपेटना शुरू करते हैं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे। समझ गए? आगे चलें। आगे फिर आपको एक और प्रोटीन लगाना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है ना, तो इसको लपेटना होगा। ध्यान से देखें। अब ये
वापस से ऐसे करके डीएनए निकलेगा और ये इसके चारों तरफ ऐसे लपेटा जाएगा, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आएगा, फिर इसको एक प्रोटीन मिलेगी और ऐसे करके लपेट दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ये लपेट दिया गया, ठीक है। ध्यान दो, ये अभी ओपन है ना। अब हम इसको तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से इसको रैप अप करके हम न्यूक्लियस के अंदर डालें, ठीक है। जिन प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया गया इनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अभी सिर्फ नाम याद कर लो, आगे सब मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन, अभी बेसिक कंसेप्ट आप समझ सकते हो, इस वजह से आपको दे रही हूँ। अच्छा, जब एक हिस्टोन प्रोटीन लगाते हैं और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन लगाते हैं तो उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है ना। आप सोचो आपके पास एक वो है, बहुत बड़ा रोप है और उसको आपको किसी में लपेटना है ना, किसी बॉल में लपेटना है। तो आप लपेटोगे तो दो बॉल्स के बीच में गैप आ जाएगा, है ना। ऐसे करके गैप आ जाएगा, क्योंकि वो एकदम से चिपक के तो नहीं रह सकता ना, थोड़ा गैप आएगा, उसके बाद आप उसमें प्रोटीन लगाओगे। अच्छा देखो, तो इसे कहते हैं हिस्टोन। और जो ये पार्ट रह जाता है दो प्रोटीन के बीच में, उसे कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि प्रोटीन के ऊपर क्रोमोसोम, देन थोड़ा सा लिंकर डीएनए, फिर प्रोटीन, फिर थोड़ा लिंकर डीएनए, फिर आपका ये प्रोटीन, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। यानी कुछ नहीं था, पहले आपका डीएनए स्ट्रक्चर था, डीएनए स्ट्रक्चर को हमने फोल्ड कर दिया। जो फोल्ड वाली स्टेज आई ना, जहाँ पे आपने हिस्टोन लगा के फोल्ड किया हुआ है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इसी तरह पूरा जितना डीएनए है उसको आप इसी तरह लपेटेंगे। फिर क्या करेंगे आप, जब ये पूरा हो जाएगा तो ये देखो इस तरह से, ये इस तरह करके अरेंज हो जाता है। ये आपका सेंट्रोमेयर, ठीक है। फिर दिन ऐसे 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 ऐसे, बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके, बल्कि ये ऐसे है। अब बात समझ में आ गई? आ गया वापस से? ये रहा आपका सेंट्रोमेयर, ये आपके क्रोमैटिड, और ये पूरा का पूरा क्या है? क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? इतना बड़ा जब आप डीएनए लेंगे तो इसको आप लपेट देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पे लगे हाथ बता देती हूँ। जब ये इस तरह लपेटा जा रहा है ना, तो सिर्फ इसको ऐसे खड़ा नहीं कर दिया जाएगा। इसको लपेट लपेट के ऐसे जो लपेट दिया गया, इसके साथ में कुछ हेल्पिंग टूल्स है, समझ लो। जैसे कोई चीज़ आपने रखी है तो साथ साथ में कुछ पेस्ट लगा दिया है ताकि वो गिरे नहीं, है ना, ताकि बंधा हुआ रहे। तो ये जो आप लगा रहे हैं ना, इसे यहाँ पे जिस चीज़ से और ये बंधा हुआ है, मतलब जिसकी वजह से चिपक के लगा, एकदम एक दूसरे से लगा हुआ है आपस में, इसे कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत कुछ आ गया, पैकेजिंग आ गई तुम लोग को, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बेसिक है। इतना सब पता था तो हमने क्या कर लिया, हमें जीन पता है, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए पता चल गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। क्रोमैटिन पता चल गया, ये बताया मैंने आपको, ये है आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन टिन, ठीक है। अरे सॉरी, ये रहा टिन, ठीक है। पहले टिन फिर टिड, याद करो। पहले बनाओगे तो पहले क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आपके सामने आना चाहिए, फिर क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। पहले टिन फिर टिड, क्लियर? चलो, टिन हो गया। सिस्टर क्रोमैटिड बता देते हैं, होमोलोगस को, हाँ इतना बचा हुआ। अब देखो, ये जो आपका ऐसे करके स्ट्रक्चर आ गया है सेंट्रोमेयर के साथ। अब क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन वाला टाइम आता है ना, रेप्लिकेशन वाला सेल साइकिल वाला याद है, जब एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो ये क्या करता है, एक और देखो इसके अंदर ऐसे करके डीएनए है, ऐसे डीएनए है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने गोल बताया, अब मैंने इसको ऐसे सिंपल आपको लीनियर फॉर्म में बता दिया। अब क्या करेगा, अपनी डुप्लीकेट बनाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये जब अपनी डुप्लीकेट ऐसे बनाता है तो जब वो अरेंज होता है तो वो एक और ऐसे करके फॉर्म में अरेंज हो जाता है। अब इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। सिस्टर क्रोमोसोम कह सकते हो, सिस्टर क्रोमैटिड कह सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलो, होमोलोगस समझे। आपकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से क्या बताया, 22 ऑटोसोम्स हैं। ऐसे देखो, ऐसे ये पेयर है, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 1, है ना। ये देखो, इनका ना शेप और साइज ऑलमोस्ट एक ही होता है, इसलिए इसे होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप सेक्स क्रोमोसोम पे जाओगे, वहाँ पे क्या होता है, एक की हाइट लंबी होती है और एक छोटा होता है। तो हो गए ना हेट्रो? क्लियर हो गई बात? हमने जितने टर्म्स बोले थे हमने सारे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब चलें चैप्टर पे चलें, चलो।
तो समझ लो कि सबकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल कुड बी अ डीएनए और आरएनए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आज के ज़माने में सब इवॉल्व हो चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या है, सबके पास मैक्सिमम क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट डीएनए इन देयर जेनेटिक मटेरियल। उनके जेनेटिक मटेरियल में क्या है, डीएनए है। बट इन केस ऑफ आरएनए, देयर इज आरएनए इज मोस्टली फाउंड इन वायरसेस। हाँ, वायरसेस जैसे ऑर्गेनिज्म में या एंटाइटी में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ठीक है। अब जो वायरस है, वायरस में जो डीएनए है, अब डीएनए देखो क्या है, सॉरी आरएनए। आरएनए क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है, ज़्यादातर ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मैसेंजर की तरह। मैसेंजर कौन होता है, मैसेज को ले जाने वाला है। अच्छा, ठीक है, हम इसी का रोल अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है, ध्यान से देखो, डीएनए से जब डीएनए बनता है, और ये तुमको पता है ना, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। पता है ना, जब डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए ही बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये पुराना टर्म है जो तुमको पता है, ये नया है जो अब पढ़ना है। डीएनए से कुछ गलत हो गया क्या? अरे बाबा, गलत हो गया क्या? मैं रुक जाओ, आजकल क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, गलती हो गई, ध्यान से सुनो। देखो, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो, गलती कुछ नहीं हुई है, एकदम सही हो गया, अब ये एकदम सही है, ठीक है। और एक बार बुक में देख लेना, हाँ, वैसे कोई गलत नहीं है। चलो आगे चले। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये जो एक पूरा फिनोमिनन देखा कि अच्छा इसी तरह होता है बॉडी में, पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, आपको पता है, डीएनए से डीएनए बनेगा एस फेज में, फिर क्या होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि अब क्या बनना, एमआरएनए बना देते हैं, फिर उसके बाद एमआरएनए जब प्रोटीन बना लेता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये जो पूरा फिनोमिनन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा किसने दिया, क्रिक ने दिया। किसने, क्रिक। क्रिक जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा देखो, कैसे याद करोगे, क्योंकि आगे क्रिक साहब का एक और काम मिलेगा आपको। कैसे याद करोगे कि क्रिकेट खेलने जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड के सेंट्रल में कौन आ गया, डॉग बैठा था, तो क्रिकेट हो नहीं पाया। बात समझ में आई? क्रिकेट खेलने गए थे, लेकिन ग्राउंड के बीच में सेंट्रल पार्ट में कौन बैठा था, डॉग बैठा था, इसलिए क्रिकेट हो नहीं पाया, ठीक है। यानी सेंट्रल डॉगमा किसने दिया, क्रिक साहब ने दिया। ये आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है, तो मैं ऐसा बनाना पड़ेगा और इसी को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा 2 लाइन में। क्लियर होगी बात, सेंट्रल डॉगमा क्लियर। अब जब ये पूरा लेक्चर देख लोगे तो इसके बाद तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको स्टैटिक है ना, बुक में मेंशन है, तुमको सिर्फ याद करना है या कॉपी पे लिखना होगा। बैक्टीरियोफेज का ये एक वायरस होता है ना, बैक्टीरिया खाने वाले वायरसेस को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। इसका आपको क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड फाउंड आउट करना है, उसमें लिखा हुआ है तो लिख लेना, ठीक है। फिर ऐसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसकी स्पीशीज दूसरी अलग है, लैम्डा DA लैम्डा, इसके भी आपको बेस पेयर पता करते हैं। फिर आपका इकोलाई होगा, उसका भी बेस पेयर पता करोगे। और ध्यान से देखो, हैप्लॉइड कंटेंट होगा, हैप्लॉइड कंटेंट यानी हैप्लॉइड अगर नेचर देखा जाए किसका, ह्यूमन डीएनए का, तो वो कितना है वो भी बताओगे। अच्छा, अब उसी को अगर डिप्लॉइड कर दें तो कितना आएगा ये भी तुम बताओगे, ठीक है। पढ़ोगे और इतने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे। आगे चले, डीएनए पे चले। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए।
चलो चलो चलो, रुको, ब्लर आ रहा है, अब सही हो गया। देखो डीएनए क्या होता है? डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है किसकी? रुको बेटा, कितना हो गया बेटा? 15। तुमको बताया हम टेरेस में शूट कर रहे हैं और अभी हमको लग रहा है डर। अब तुमको बस ये डेफिनेशन बता दे रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम तुमको कल भेज देंगे वीडियो, ठीक है बच्चा? इसको डबल करके सुन लेना, ओके? ध्यान से सुनो। डीएनए क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा एक वर्ड और आता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। मैं तुम्हें याद करा दूँ, देखो हमारी बॉडी डीएनए से बनी है, हमारी बॉडी डीएनए से बनी है, यानी समझो ना, डीएनए से नहीं बनी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स लगे हैं, बात को समझो कैसे याद करोगे। लेकिन अगर इसको डीएनए को हटा दिया जाए, डीएनए को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगी? तो तबाही आ जाएगी, है ना? तबाही, दैट्स कॉल्ड टाइड्स, दैट कॉल्स टाइड। तो क्या हो जाएगा? यानी जब भी कोई डीएनए पूछेगा ना तो बोलेंगे अच्छा डीएनए किसका? लॉन्ग पॉलीमर न्यूक्लियोसाइड का है कि न्यूक्लियोटाइड का है? तो आपको पता होना चाहिए डीएनए हटा दो तो तबाही आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये टाइड का है, साइड का नहीं है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का है। अच्छा ठीक है, आखिर में जल्दी थोड़ा सा और बता दूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, तो पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन है, यानी मल्टीपल टाइम न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुआ है ना? इसका मोनोमर होगा कोई, इसका मोनोमर कौन है? इस चेन को बनाने के लिए हमें मोनोमर चाहिए, है ना? मोनोमर चाहिए ना, तो मोनोमर हो गया इसका कौन? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे डीऑक्सी लिखा होगा तुम लोग के बुक में, डीऑक्सी रिबो ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है? पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है? तो लॉन्ग पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स लगी होंगी तब जाके क्या बना होगा? डीएनए बनता है। अच्छा ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है एक्चुअली? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या रहेगा इसमें? देखो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। ध्यान से सुनो, पेंटोस शुगर होगी, ठीक है? एक और होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर होगी बात? ध्यान से सुनो, अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को मिला दें तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड। और हमने अभी तक फॉस्फेट, जब इसमें फॉस्फेट भी मिला देंगे, यानी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस और फॉस्फेट, अभी बनेगा न्यूक्लियोटाइड, है ना? मैंने तो बताया न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट होता है। लेकिन अगर हम उसमें से आपकी फॉस्फेट हटा दें तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अच्छा अभी तुमको बताया था मैंने, खैर इसका वाला ना, इसका मैं आपको एग्जांपल जब आगे हम लोग उसका करेंगे ना, हाशिया चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये फॉस्फेट बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कनेक्ट कर पाओगे। बट अभी एकदम ऐसे रट्टा मार लो, क्या नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोस शुगर है और फॉस्फेट है, लेकिन इसमें से फॉस्फेट हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और क्या हो जाता है? अगर फॉस्फेट ऐड कर दें तो पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, और पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? तुम लोग को याद करने के लिए थोड़ा देना चाहिए ना। रुको, अब अभी तो डर नहीं लग रहा, वेट करो, थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। चलो बेटा, मैं बाद में कराती हूँ, ठीक है?